दोस्तों, आज 29 मार्च 2020 है। मोदी जी ने जो कोरोना की त्रासदी को देखते हुए 21 दिन का लॉकडाउन किया था, उसका 5वां दिन है। और आज मेरे अलावा देश के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने घरों में आइसोलेशन में बैठे हैं। लेकिन कोई भी त्रासदी होती है, उसमें बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें हर नकारात्मक परिस्थिति में कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लेना चाहिए। और हम सभी कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ रहे हैं। इसी सिलसिले में मैंने जो अभी हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया है, उसको ठीक से दोबारा से पूरा पढ़ा। इसके अलावा मेरी साहित्य की एक बुक धर्मवीर भारती जी की अंधा युग पढ़नी पेंडिंग थी काफ़ी दिनों से। वो मेरे एक मित्र पंकज झा हैं, उन्होंने मेरे को उसकी PDF फाइल भिजवा दी, तो मैंने बैठे बैठे वो पढ़ ली। तो दोस्तों, मैं जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के ऊपर आज ब्लॉग लिखने वाला था, लेकिन अचानक मेरे ये विचार आया कि मैं अभी तक राइटिंग ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों से कम्युनिकेट करता रहा हूँ। सोचा आज इस कोरोना ने जो हमको आइसोलेशन दे दिया है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। और पहली बार मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। आज बेटियां भी घर पे हैं जो मेरी इस वीडियो को बनाने में मदद कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पढ़ा, तो सबसे पहले इसमें जो कोड शब्द है उसके ऊपर मेरी नज़र टिकी कि हर कानून को हम एक्ट बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं, लेकिन इस कानून को हम कोड क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक्ट और कोड के अंतर को समझना जरूरी है। एक्ट वो होता है जो पार्लियामेंट कोई भी किसी भी नए सब्जेक्ट के ऊपर कोई कानून बनाती है, उसको एक्ट कहते हैं, और उसके लागू होने को अधिनियमित इनेक्टमेंट बोलते हैं। कोड कोई नया कानून नहीं होता, पहले से कई सारे कानून बिखरे हुए पड़े होते हैं इधर उधर। उन कानूनों को एक करके बंडल करके एक कानून बना दिया जाता है, जिसे हिंदी में संहिताबद्ध करना बोलते हैं, इंग्लिश में कोडिफिकेशन बोलते हैं। तो वो एक कोड बन जाता है। अगर हम कोड की हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें 1857 पर जाना होगा। 1857 से पहले हिंदुस्तान के ऊपर एक ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। जब 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो इंग्लैंड सरकार डर गई और इंग्लैंड ने भारत की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अपने हाथ में ले लिया। और उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि पूरे हिंदुस्तान में इनके यहाँ जो लोकल लॉ चल रहे हैं, उन कानूनों को एक साथ उनके ऊपर अध्ययन करके और उनको एक साथ इकट्ठा करके और उनको ब्रिटिश एंगल से लिख दिया जाए। और इस प्रक्रिया को उन्होंने कोडिफिकेशन नाम दिया। सबसे पहले उन्होंने जो हमारे क्रिमिनल ऑफेंसेस थे, क्रिमिनल ऑफेंसेस में सजाओं के प्रावधान, क्राइम क्या होगा और उसके लिए क्या सजा होगी, उसका कोडिफिकेशन किया। और सबसे पहला उन्होंने कोड इंडियन पिनल कोड 1860 बनाया। उसके बाद में क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर ट्रायल का एक प्रोसीजर होता है कि कैसे FIR दर्ज होगी, कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद में कैसे उसमें एविडेंसेस होंगे। और ब्रिटिश टाइम के टाइम पर जो जजेस थे वो ब्रिटिशर्स होते थे, तो उन्होंने एक जूरी का सहारा लिया कि कैसे जूरी होगी जो पहले उसको गिल्टी प्रूव करेगी और उसके बाद में उसको क्या सजा दी जाएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने पूरे देश में से इकट्ठा करके और एक कोड बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861। उसके बाद में उन्होंने जो सिविल कानून थे जो आपस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के और व्यापारिक लेन देनों के थे, वो भी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह के कानून चल रहे थे। उन सारों को एक करके 1908 में उन्होंने सिविल प्रोसीजर कोड बनाया।
इसी प्रक्रिया को हमने आजादी के बाद भी जारी रखने की कोशिश की और आजाद भारत में हमारे हिंदुओं के पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया डॉक्टर अंबेडकर ने और हिंदू कोड बिल 1950 में पार्लियामेंट में पेश किया, लेकिन भारी विरोध की वजह से वो पास नहीं हो पाया। उसके बाद में हमारी भारत की पार्लियामेंट ने कोड बनाने की प्रथा को एक तरह से छोड़ दिया और जो भी कानून बने, हिंदुओं के भी जो पर्सनल लॉ बने, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 और 56 में एक्ट के रूप में अलग अलग करके पास करवाए उनको। दोबारा से हमारी पार्लियामेंट ने कोड बनाने की जहमत, जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस थे, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को अबोलिश करके डायरेक्ट टैक्स कोड बनाने की जहमत यूपीए के टाइम पर उठाएगी, लेकिन वो भी पास नहीं हो पाया। सबसे पहला कोड के फॉर्मेट में जो कानून है ये 2016 में हमारी वर्तमान सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के रूप में पास किया। अब हमें इतना डिस्कशन के बाद में ये समझ में आ गया है कि एक्ट और कोड में क्या अंतर है, यानी कोड पहले से मौजूदा कानूनों को एक साथ संहिताबद्ध करने को कोड कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कौन कौन से कानूनों को एक साथ बंडल किया गया है। तो पहले इंसॉल्वेंसी से संबंधित कुछ प्रावधान कंपनीज एक्ट में थे, कुछ प्रावधान सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट में थे, कुछ प्रावधान सरफेसी एक्ट में थे, कुछ प्रावधान प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 में थे, कुछ प्रावधान प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में थे। इन सारे प्रावधानों को एक साथ करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया गया। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की सेक्शन 245 से लेकर 255 के अंतर्गत 11 कानूनों में और संशोधन किए गए, जो इसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के माध्यम से किए गए। जो 11 कानून कौन कौन से हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 शेड्यूल 1 में दिया गया है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1945 शेड्यूल 2 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 शेड्यूल 3 में, कस्टम एक्ट 1962 शेड्यूल 4 में, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 शेड्यूल 5 में, फाइनेंस एक्ट 1994 शेड्यूल 6 में, सरफेसी एक्ट 2002 शेड्यूल 7 में, सिख इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट को अबोलिश किया गया शेड्यूल 8 के माध्यम से, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 शेड्यूल 9 में, एलएलपी एक्ट 2008 शेड्यूल 10 में, कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 11 में। इसके बाद में 6 जून 2018 को 12th शेड्यूल जोड़कर 25 कानूनों में और संशोधन किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के माध्यम से। जब ये इतने सारे कानूनों में संशोधन किया गया और इतने सारे कानूनों को इसमें बंडल किया गया है, इसकी वजह से इसको कोड के नाम से जाना जाता है। अब हम इस बात पर आते हैं कि जब पहले से हमारे पास हमारे देश में इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड इतने सारे कानून उपलब्ध थे, तो हमें एक कानून की क्या जरूरत पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, उनकी लंबे समय से ये डिमांड थी कि एक सिंपल सा कानून हो और जिसमें टाइम बाउंड प्रोसेसिंग हो, जिससे हम कोई भी कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए तो हमारा डेट रिकवर कर सके। तो इसके लिए हमारी सरकार ने ये कानून पास किया। तो इस कानून के जो मेन उद्देश्य हैं उसके लिए हम इसके प्रीएम्बल में चलते हैं। इसके प्रीएम्बल में इस कानून के 7 ऑब्जेक्ट बताए गए हैं, जिनको मैं एक एक करके वर्बेटिम पढ़ रहा हूं आपके साथ। पहला ऑब्जेक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। यानी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और कॉर्पोरेट पर्सन का, तीनों का इस एक्ट के तहत ही इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन होगा, या अगर कोई रीऑर्गेनाइजेशन की गुंजाइश होगी तो वो रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। टाइम बाउंड प्रोसेस,
इस एक्ट के अंदर जो हम हिंदुस्तान के कोर्ट इस बात के लिए बदनाम हैं कि जहां पर सिर्फ तारीख ही तारीख मिलती है और किसी भी केस का फैसला नहीं होता। बाप कोई भी लिटिगेशन फाइल करता है तो उसके बेटे को उसके जजमेंट के रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इस एक्ट के अंदर एक अद्भुत काम किया है कि 180 डेज में इस एक्ट की पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। एक्सटेंड करके उसको 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है, यानी 270 डेज, यानी 9 महीने मैक्सिमम। अगर कोई रिट भी लग गई तो उसको 330 डेज में उसकी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करना जरूरी है। यह इस एक्ट का एक स्पीडी ट्रायल, इस एक्ट का एक मेन उद्देश्य है। इसका चौथा और पांचवा दो ऑब्जेक्ट हैं, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जब रिकवरी और इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस इतना इजी और टाइम बाउंड हो गया है तो नए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी हमारे देश में, और इसके अलावा उनको क्रेडिट लेने में सुविधा होगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमारे जो क्राउन के ड्यूज, स्टेट के ड्यूज थे, वो प्रिवेल करते थे। लेकिन यहां पर क्या किया गया है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उनको सबसे ऊपर रखा गया है, और जो स्टेट ड्यूज हैं, चाहे इनकम टैक्स के हो, चाहे सेल टैक्स के हो, चाहे वेट के हो, जीएसटी के हो, कस्टम के हो, एक्साइज के हो, उन सारों को ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के साथ में 4 नंबर पर ले आए गए हैं। तो इसके अंदर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इक्वल सी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। ये नहीं है कि अदरवाइज जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पैसा लगाते थे वो ठगे हुए महसूस करते थे, और गवर्नमेंट ड्यूज थे वो उसको प्रिवेल करते थे। दूसरा, एक कोई रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत महसूस की जा रही थी कि कोई एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी हो जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स को डेवलप करे और इससे रिलेटेड सारी व्यवस्थाएं करे, और प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो तो वो काम करे। तो उसके लिए एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया है जो इस सारी व्यवस्था को संभालती है। इसके अलावा इसके अंदर एक सिंगल वो अपीलेट सिस्टम बनाया गया है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके बाद में अपील, उसकी नेक्स्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की नेक्स्ट हायर अपीलेट फोरम, और नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट। 3 फॉर्मेट के अंदर अपील होगी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है, स्ट्रेट लाइन सिस्टम इसके अंदर बनाया गया है। अब हमारे सामने एक मुद्दा यह आता है कि इस प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें प्रीएम्बल पढ़ने की जरूरत क्या है। तो मेरा आप सबसे यह कहना है कि हम कानून के विद्यार्थी होने के नाते हमें कोई भी एक्ट पढ़ते हैं और उस एक्ट के अंदर कहीं भी हमें लैंग्वेज की अस्पष्टता आ जाती है कि इस कोई भी कानून का प्रावधान है, प्रोविजन है, उसका क्या अर्थ होगा, उसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं ये, अगर कहीं भी अस्पष्टता आती है तो हमें उसको प्रीएम्बल की लाइट में देखा जाता है कि प्रीएम्बल के में दिए गए उद्देश्य उसका क्या इंटरप्रिटेशन मानने से पूरे होते हैं, तो वो इंटरप्रिटेशन प्रिवेल करेगा। अगर एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो, विवाद हो जाता है, तो उसमें जो प्रीएम्बल को अचीव करने के लिए जो इंटरप्रिटेशन सबसे नजदीक हो वो इंटरप्रिटेशन माना जाता है। तो इसलिए हमें कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले, कोई भी लॉ पढ़ने से पहले उसका प्रीएम्बल पढ़ना जरूरी होता है। अगर कोई अमेंडमेंट भी आता है तो भी उसमें देखते हैं कि उसका जो ऑब्जेक्ट क्लोज है कि वो अमेंडमेंट क्यों आया है, तो उसके इंटरप्रिटेशन के लिए वो पढ़ते हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन में हमें क्लियरिटी आती है और हम उसका रियल इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर का है वही इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं। दोस्तों, आज हमने जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसके बारे में एक ओवरव्यू समझा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कोड का क्या अर्थ है, कोड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्यों आया। आने वाले वीडियोस में हम इस कोड के एक एक प्रोविजन का बारीकी से अध्ययन करेंगे। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये हमारे क्लाइंट्स को किस रूप में फायदा दे सकते हैं और इससे हमें प्रोफेशनल्स को क्या बेनिफिट हैं। हमारे कोई भी कानून बनता है तो उसमें प्रोफेशनल्स के लिए कोई ना कोई स्कोप नया क्रिएट होता है। तो हम ये देखेंगे कि इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से हम प्रोफेशनल्स के लिए क्या नए एवेन्यूज खुले हैं वो देखेंगे। दूसरा, इसमें जो आज तक के जो हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं उनमें बैंकों का बहुत ह्यूज अमाउंट में एनपीए रिकवर हुआ है
उन केसेस के ऊपर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे फेमस केस रहा है जिसके अंदर बहुत बड़ी अमाउंट रिकवर हुई है बैंकों की, वो है भूषण स्टील, जो मई 2018 में रिजोल्व हुआ, जिसको टाटा स्टील ने अपनी सब्सिडियरी बामनीपाल स्टील के माध्यम से लिया, जिसमें 36,400 करोड़ रुपए का 36,400 करोड़ अमाउंट का रिजोल्यूशन हुआ है। उसके अलावा अभी रिसेंटली दिसंबर 2019 में एसआर स्टील का रिजोल्यूशन हुआ है, जिसको आर्सेलर मित्तल इंडिया और निप्पन स्टील जापान के जॉइंट वेंचर ने टेक ओवर किया है। इसके अलावा आलोक इंडस्ट्री को मार्च 2009 में रिजोल्व किया गया, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज व जेएम फाइनेंशियल ने मिलकर टेक ओवर किया है। इसके अलावा कुछ नए जजमेंट्स आए हैं कि किसी भी कॉरपोरेट के अगेंस्ट पहले से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हो, उनका क्या होगा, जिसके कुछ सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जजमेंट्स आए हैं, अमेंडमेंट्स भी आए हैं उसकी वजह से लॉ में, जिसमें मेन केस है भूषण पावर एंड स्टील, जिसको जेपी पावर ने टेक ओवर किया है। इसके अलावा कुछ इसमें इस तरह के जजमेंट्स भी आए हैं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, उनमें जेपी इंफ्राटेक में कुछ जजमेंट्स आए हैं, जिनमें जो होम बायर्स के साथ में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्या उनको ऑपरेशनल क्रेडिटर माना जाएगा या उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा या उनको कस्टमर माना जाएगा, नए ऑपरेशनल क्रेडिटर है नए फाइनेंशियल क्रेडिटर है। इन केसेस के बारे में अब हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा लैंको इंफ्रा का रिजोल्यूशन नहीं हुआ, वो वाइंडिंग अप में चली गई, वो भी आईबीसी कोड के तहत ही वाइंडिंग अप हो रहा है। इसके अलावा जो बड़े केसेस और हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनको इस कोड के तहत रिजोल्व किया गया, वो हैं इलेक्ट्रो स्टील, बिनानी सीमेंट, वीडियोकॉन जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत फेमस टेलीविजन और फ्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी। दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपने जिस तरह से मेरे ब्लॉग्स को पसंद किया, उनके ऊपर कमेंट किया और उनको और अच्छे बनाने के लिए सुझाव दिया, मैं आपसे आशा करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वैसे ही सुझाव आप भविष्य में देते रहेंगे और इस कोड के बारे में हम इस लॉकडाउन पीरियड में मैक्सिमम प्रावधानों को डिस्कस कर लेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।